बच्चों ये है आपका लेक्चर 266 और आप कर रहे हैं साइंस में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। हम करेंगे आज डिस्कस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस and we will be discussing back exercise also. So we have left it before, we have completed the explanation before, but I haven't made you do the exercise, so I'm going to just discuss it in today's lecture, and what you have to do, you have to write it. So this is lecture 266 and we will be discussing the science chapter 5 periodic classification of elements exercise. So in text questions first we are taking, this is page 81 of your NCERT textbook. Here are 3 in text questions. So first question is, did Doberer traits also exist in the columns of Newland octaves? Compare and find out. So answer is yes, a Doberer trait also exists in the columns of Newland's octaves. So ये जो Doberer की traits थी वो Newland के octaves में भी दिखती थी, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है वो Doberer trait ही है, ट्रायड ही है, उसके हिसाब से था। अगर आप लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करो तो 8th एलिमेंट Na था, अगर Na को फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करो तो 8th एलिमेंट K था। So Doberer trait consisting of elements beryllium, magnesium, calcium is also included in the column of Newland octaves. So Doberer की जो traits थी, जब वो 3-3 का उसने ग्रुप बनाया था, so वो ग्रुप आपको Newland octave में भी देखने मिलेगा। Newland octave में उसने जो संगीत के 7 सुर है वैसा कुछ करके उसने लॉजिक दिया था। सो कह रहा है Doberer की ट्रेड आपको न्यूलैंड ऑक्टेव में दिखी थी, तो हाँ दिखी थी। कब दिखी थी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में दिखी थी, और किस में दिखी थी? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में दिखी थी। ठीक है, सो यस, Doberer ट्रेड्स आर इंक्लूडेड इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी ब्लूप्रिंट का सेकेंड, पेज 81 पे ही। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ Doberer's क्लासिफिकेशन। ये जो Doberer क्लासिफिकेशन था इसका लिमिटेशन क्या था? व्हाट वाज इट्स लिमिटेशन? सो जो जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे उस टाइम पे वो ट्रायड्स में उसको नहीं क्लासीफाई करा जा सकता था, खाली लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही अरेंज करा जा सकता था उस ट्रायड्स में। जैसे कि 3 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, उनकी थी सिमिलर प्रॉपर्टीज। सो उनको मतलब क्योंकि उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी तो वो ट्रायड बना रहे थे। ठीक है, पर जो एक्चुअल मास है मिडल एलिमेंट का जो एक्चुअल मास है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इज मच लोअर दैन द एवरेज mass of the average of the atomic masses of nitrogen and arsenic. Therefore these elements do not constitute Doberer trait in spite of similar properties. मतलब Doberer क्लासिफिकेशन है, कुछ एलिमेंट्स पे लागू हो रहा था, कुछ पे नहीं हो रहा था। मतलब Doberer ने क्या बोला था? Doberer ने बोला था कि भाई मिडल एलिमेंट का जो एक्चुअल मास है वो तकरीबन उसका जो बाकी 2 एलिमेंट्स के एवरेज का वो इक्वल होगा। पर अगर इसका एग्जाम्पल देखो आप, जैसे फॉस्फोरस है, अगर 31.04 है, सो उसका अगर सामने 2 एलिमेंट्स लो तो वो उसके एवरेज से भी छोटा हो रहा था उसका आंसर। सो इसलिए यहाँ फेल हो रहा था Doberer का क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो ऑल एलिमेंट्स डिस्कवर कुड नॉट बी क्लासिफाइड ऑन ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुड बी अरेंज इन सच ट्रायड्स। मतलब सारे एलिमेंट्स जो उस टाइम डिस्कवर करे गए थे उनको आप ट्रायड्स में क्लासीफाई नहीं कर सकते थे, कुछ ही एलिमेंट्स को आप क्लासीफाई कर सकते थे। जैसे कि जो 3 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप देखो तो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हैं, तो उनको हम सोच सकते हैं कि हाँ ये ट्रायड बनाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। पर जब एक्चुअल मास मिडल एलिमेंट P 31.04 है वो बहुत ज़्यादा कम है, इज मच लोअर देन द एवरेज 44.454 ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्सेनिक। सो फॉस्फोरस का जो मास है वो नाइट्रोजन और आर्सेनिक के एवरेज मास से बहुत ज़्यादा कम है।
सो इसीलिए ये जो एलिमेंट्स हैं ये नहीं कंस्टिट्यूट करते हैं डॉबरनेट ट्रायड, भले सिमिलर प्रॉपर्टीज है, क्योंकि डॉबरनेट ट्रायड में दो चीज़ें फॉलो करनी है, ट्रायड 3 एलिमेंट्स, और दूसरा कि जो सेंटर मतलब एक एलिमेंट का एटॉमिक मास दूसरे दो के एवरेज एटॉमिक मास से कम होना चाहिए, या कम नहीं, इक्वल होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। सो ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसका क्या लिमिटेशन था, वो जो सारेगामा पा वाला लॉ था उसका क्या लिमिटेशन था कि वो फर्स्ट एलिमेंट की और 8th एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, उसका क्या लिमिटेशन था। सो दिस लॉ वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। सो ये लॉ सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता था। कैल्शियम के बाद हर 8वें एलिमेंट, एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोसेस द सेम प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। सो ये जो लॉ है एप्लीकेबल था सिर्फ कैल्शियम तक, मतलब ये लॉ सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, कैल्शियम के बाद ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, मतलब ये लॉ कैल्शियम तक सही पड़ रहा था। कैल्शियम के बाद मतलब जैसे ये लॉ है ना कि हर 8वें एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट जितनी हो, वैसा नहीं हो रहा था। सो न्यूलैंड ने अज्यूम किया कि दैट देयर वर ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर। सो न्यूलैंड ने क्या अज्यूम किया, क्या माना कि टोटल 56 एलिमेंट्स हैं जो नेचर में हैं, और आगे जाके तो कोई एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं होंगे। न्यूलैंड का ऐसा मानना था कि कोई एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं होंगे, पर आगे लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, पर नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए। सो जिनकी प्रॉपर्टीज फिट ही नहीं हो रही थी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। दो चीज़ें, ये जो लॉ है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसकी लिमिटेशन मतलब इसकी ये लॉ कैल्शियम तक ही सही पड़ रहा था, कैल्शियम के बाद कुछ सही नहीं पड़ रहा था। और सेकंड है 56 एलिमेंट्स माने गए थे, पर नए नए एलिमेंट्स आए जा रहे थे जो इस टेबल में फिट ही नहीं हो रहे थे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का पालन कर ही नहीं रहे थे। सो तीसरा लिमिटेशन है कि न्यूलैंड को ना जो एलिमेंट्स थे उनको फिट, जो नए नए एलिमेंट्स आ रहे थे ना उनको जबरदस्ती फिट करने के लिए अपनी टेबल में न्यूलैंड ने क्या किया, एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट्स डाल दिए, और उसने काफ़ी अनलाइक एलिमेंट्स भी एक ही कॉलम के अंदर डाल दिए। जैसे कि कोबाल्ट निकल है, उन्हें एक ही स्लॉट में रख दिया, कोबाल्ट और निकल एलिमेंट को एक ही स्लॉट में डाल दिया, और ये जो थे उसी कॉलम में उसने रखे जिसमें फ्लोरीन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था। अब कोबाल्ट निकल की फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं होती हैं। Iron, which resembles cobalt and nickel in properties, has been placed far away from these elements. So जो आयरन था, जो कोबाल्ट और निकल जैसा था प्रॉपर्टीज में, उसको बहुत दूर रखा गया इन एलिमेंट से। इसलिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है खाली लाइटर एलिमेंट्स के साथ ही अच्छा काम करता है। तो ये भी इसकी लिमिटेशन हुई। तो 3 लिमिटेशंस थी, ठीक है। सो ये तीसरी लिमिटेशन क्या है कि एक मतलब एलिमेंट्स को फिट करने के लिए उसने ज़बरदस्ती एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट्स डाल दिए, और जिन कॉलम्स में डाल रहा था वो कॉलम में जो पहले से ही एलिमेंट थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ नए जो एलिमेंट्स थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैच ही नहीं हो रही थी। फिर यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के स्लॉट में उसने कोबाल्ट और निकल डाल दिया है। फिर आयरन विच रिसेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज हैज बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट्स। सो आयरन जो है जो कोबाल्ट जैसा है, और आयरन विच रिसेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज हैज बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट्स। सो जो आयरन है जो कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज रिसेंबल करता है उसको इन एलिमेंट से बहुत दूर रखा गया है। सो जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो अच्छे से वर्क करता था लाइटर एलिमेंट्स के साथ। अभी यहाँ पे पेज 85 पे एक और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज 85 पे, यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूले फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स KCALSI सो पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड बेरियम। सो इनका आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का यूज़ करना है और आपको प्रिडिक्ट करना है कि इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, इनके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 6th A in Mendeleev's periodic table. Its valency is 2. Similarly, valencies of all the elements given can be predicted from their respective group.
ऑक्सीजन था। सो ऑक्सीजन जो था कौन से ग्रुप का मेंबर था? 6th A ग्रुप का मेंबर था। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है। सो आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल खोलो आपकी एनसीईआरटी के अंदर, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसमें आप देखोगे कि जो ऑक्सीजन है 6th A ग्रुप में है। ऑब्वियसली अगर नहीं ऐसे याद नहीं रहता है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और 2,6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। सो ग्रुप 6, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 6A में था, वैलेंसी 2 है। सो वैलेंसीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। सो इवन मतलब जैसे हमने यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी बताई वैसे ही KCAL SiBa की भी बता सकते हो। सो अब आप ऑक्साइड्स का फॉर्मूला लिख सकते हो। सो दिस कैन बी हेल्पफुल इन राइटिंग फॉर्मूलाज ऑफ देयर ऑक्साइड्स। पोटेशियम K इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 1A। सो पोटेशियम 1A ग्रुप का मेंबर है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8,1 है। सो ऑब्वियसली उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। सो पोटेशियम K इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 1A, इट्स वैलेंसी इज 1, देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड इज K2O। कैसे K2O होगा? सो देखो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, ठीक है। सो ये इधर जाएगा, ये इधर, सो ऑक्साइड बनेगा K2O, ठीक है। सो इस तरह से पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा। इसी तरह से कार्बन C है। सो कार्बन C इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 4A। कार्बन C है वो मेंबर है ग्रुप 4A का, उसकी वैलेंसी 4 है। सो जो फॉर्मूला है उसके ऑक्साइड का वो है C2O4 या CO2। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आपको पता है ना, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2,4, तो वो ग्रुप 4A का मेंबर हुआ, वैलेंसी 4 है, तो इसलिए वो ऑक्साइड बना सकता है C2O4 या CO2 भी ऑक्साइड बना सकता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप 3A। कैसे? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8,3 and its valency is 3, therefore the formula of its oxide is Al2O3। ये ज़्यादातर ऑलमोस्ट फॉर्मूलास आप जानते ही हो। खैर 4th नंबर सिलिकॉन Si इज प्रेजेंट इन ग्रुप 4A। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। सो 2,8,4, 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। सो 4A ग्रुप में आफ्टर कार्बन its valency is also 4, therefore the formula of oxide is Si2O4 या SiO2, ठीक है। सो वैलेंसी 4 है तो जैसे कार्बन था साथ में, सो C2O4 या CO2, और सिलिकॉन है तो Si2O4 या SiO2। इसके बाद बेरियम है। बेरियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2A। जो बेरियम है वो 2A ग्रुप को बिलोंग करता है, उसकी वैलेंसी 2 है, इसलिए उसकी फॉर्मूला, इसकी ऑक्साइड की फॉर्मूला क्या होगी? Ba2O2 या BaO, ठीक है। सो बिसाइड्स गैलियम के अलावा विच अदर एलिमेंट्स हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल। सो गैलियम के अलावा कौन से एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं जो मेंडलीव ने छोड़ दिए हैं? ऐसे मेंडलीव ने काफ़ी एलिमेंट्स छोड़े थे। सो गैलियम के अलावा और कौन से एलिमेंट्स हैं? स्कैंडियम एंड जर्मेनियम, ठीक है। सो स्कैंडियम और जर्मेनियम है। स्कैंडियम एंड जर्मेनियम वर द 2 एलिमेंट्स दैट हैव बीन डिस्कवर्ड लेटर टू फिट इन द स्पेस लेफ्ट बाय मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल। मतलब ऑलरेडी उसने गैप छोड़ दी थी और उसको लगा था कभी भी डिस्कवर होंगे उनके लिए जगह छोड़ दूँ, तो उसने गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम के लिए अपनी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ ही दी थी शुरू से ही। नेक्स्ट है व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। सो मेंडलीव का क्या क्राइटेरिया था? मतलब मेंडलीव ने क्या उसका क्या क्राइटेरिया था जब वो पीरियोडिक टेबल बना रहा था? सो क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव वर फर्स्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। मतलब उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मासेस जैसे जैसे बढ़ रहे थे वैसे वैसे। पहला वो क्राइटेरिया। सिमिलरली इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, उसने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स को भी एक क्राइटेरिया बनाया था। मतलब 2 क्राइटेरियाज थे, उसने एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया था और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को हिसाब से उसने अरेंज किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप? क्यों उसने नोबल गैसेस को सेपरेट ग्रुप में डाला? सो नोबल गैसेस आर ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस, उन्हें इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, बिकॉज दीज हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट, हेंस दे आर वेरी स्टेबल, दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स ड्यू टू योर स्टेबिलिटी। नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट एकदम फुल होते हैं, कंप्लीटली फुल होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, वो रिएक्ट नहीं करती हैं बाकी एलिमेंट्स के साथ उनकी स्टेबिलिटी की वजह से। और क्योंकि ये इतनी ज़्यादा स्टेबल होती हैं, वो रिएक्ट नहीं करती हैं। तो क्योंकि ये इतनी ज़्यादा अनरिएक्टिव है, मतलब किसी से रिएक्ट ही नहीं करते, कंप्लीट ऑक्टेट है, सिमिलर एक जैसा बिहेवियर है, तो उनको बिल्कुल एक अलग ग्रुप में डाल दिया गया और उनका नाम रख दिया गया इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, मतलब आप बिल्कुल फुल हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप स्टेबल हो, आप अलग रहो। सो दिस वॉज द पेज 85 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं पेज 90 के क्वेश्चंस। So page 90, how could the modern periodic table remove various anomalies of Mendeleev periodic table? So modern periodic table ने जो Mendeleev periodic table की जो खामियां थी उसे कैसे हटाया? So the fundamental basis for modern periodic is atomic number, not atomic mass, hence it is more accurate. So सबसे पहली बड़ी बात कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो बेसिक था, मतलब बेसिक चीज़ क्या थी? फंडामेंटल बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक मास नहीं था। सो इसलिए जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा एक्यूरेट थी फर्स्ट। इसके बाद क्योंकि टेबल एटॉमिक नंबर पे आधार रखती थी और जो आइसोटॉप्स हैं उनका सेम एटॉमिक नंबर था और केमिकल प्रॉपर्टीज थी, सो उन्हें आप एक ही प्लेस में नहीं डाल सकते थे एक ही ग्रुप के पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पे थी और आइसोटॉप्स के भी सेम एटॉमिक नंबर थे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम थी, तो आप उनको आराम से एक ही जगह डाल सकते थे। मतलब आप आइसोटॉप्स को साथ में रख सकते थे किसी भी एलिमेंट के, क्योंकि ये टेबल एटॉमिक नंबर पे आधार रखती थी। सो आइसोटॉप्स ऑटोमेटिक साथ हो जाते थे। द पोजिशन ऑफ, जबकि वहाँ ऐसा नहीं था, मेंडलीव में ऐसा नहीं था, जबकि मॉडर्न में भाई आइसोटॉप्स को एक साथ रखा गया। सेकेंड है, पोजिशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल इज जस्टिफाइड इटसेल्फ बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज लेस देन एटॉमिक नंबर ऑफ निकल। सो जो कोबाल्ट और निकल की पोजीशन है वो भी जस्टिफाइड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कि क्योंकि जो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है वो लेस है निकल से। सो ये आइसोटॉप्स का जो है वो क्लियर हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। फिर कोबाल्ट निकल की पोजीशन क्लियर हुई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और इवन हाइड्रोजन का बहुत सरदर्द था, हाइड्रोजन को भी काफ़ी हद तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्लियर किया। सो थर्ड नंबर, इन दिस पीरियोडिक टेबल अ यूनिक पोजीशन हैज़ बी गिवन टू हाइड्रोजन। सो यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक यूनिक पोजीशन दी गई हाइड्रोजन को, और उसको कहाँ रखे गया, हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया? इट इज़ केप्ट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, टॉप में लेफ्ट कॉर्नर पे रखा गया, क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा यूनिक थे हाइड्रोजन के। पेज 90 का ही आपका एक और ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन या इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज द बेसिस ऑफ देयर चॉइस? 2 एलिमेंट्स लिखो जिससे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो मैग्नीशियम जैसा केमिकल रिएक्शन देगा, और आप किस बेस पे वो 2 एलिमेंट्स चुन रहे हो। सो अब पहले मैग्नीशियम के बारे में जान लो। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2A। अच्छा, क्यों वो ग्रुप 2 है? क्योंकि अच्छा देखो, ये चीज़ें होने के लिए आपको पहले तो थोड़ी सी एटलीस्ट आपको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो याद थोड़ी सी आपके मन में तो होनी चाहिए। और दूसरा, आपको भी 20 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट्स के नाम, उनके एटॉमिक नंबर एंड उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सो मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2A और 2 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज ऑल्सो नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली। सो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2। सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 है, सो वो कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 2A का। अच्छा, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2A में है। अच्छा, जो मैग्नीशियम वाला ग्रुप है उसे कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली ग्रुप। ठीक है, ये इसका नाम है, याद रख लो कि भाई मैग्नीशियम वाला ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली ग्रुप है।
अच्छा, दो और एलिमेंट्स हैं इसी ग्रुप के, इसी मैग्नीशियम ग्रुप के ही दो और एलिमेंट्स हैं, वो है बेरिलियम एंड कैल्शियम। इसके लिए आपको आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो खोल के देखनी पड़ेगी, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी एनसीईआरटी के अंदर है, पेज नंबर 86 पे, ठीक है। सो पेज 86 पे आप देख सकते हो। सो दिस इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो यहाँ आपको मैग्नीशियम देखना है और फिर मैग्नीशियम में आपको देखना है और क्या क्या है। मैग्नीशियम में आप देखोगे दो और एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम एंड कैल्शियम। सो यहाँ देखो ये सेकेंड ग्रुप है, ये मैंने एनसीईआरटी खोली हुई है, ठीक है। सो ये मैग्नीशियम है, ये बेरिलियम है, ये कैल्शियम है, देखो एक ही ग्रुप में है, ठीक है। सो the two other elements belonging as beryllium and calcium and magnesium, beryllium and magnesium। so इस तरह से देखो, अगर आप कंपेयर करो, सो कैल्शियम और मैग्नीशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज एक सी हैं, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज एक सी हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि बोथ ऑफ देम हैव आउटर इलेक्ट्रॉन सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम। सबसे बड़ी बात, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे इसके हैं, देखो जैसे मैग्नीशियम है। सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,2, सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,8,2। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2,2, ठीक है। सो इस तरह से मतलब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसी है, सो इसीलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। दस ऑल दीज 3 एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप एंड शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो एक ही ग्रुप में है और प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मैं फिर से बोल रही हूँ, 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद होनी चाहिए और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल साथ में रखना जब ये आंसर देख रहे हो, थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा अगर आप क्लियर नहीं हो। वैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चीज़ें। इसके बाद वाला क्वेश्चन है इसी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में ही, नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। सो 3 एलिमेंट्स के नाम लिखो जिनको एक ही इलेक्ट्रॉन है उनके आउटर मोस्ट शेल में। 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, 3 एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने एटॉमिक नंबर 20 तक याद किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है, सो दिस इज द ब्लडी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। सो बच्चों प्लीज मैं फिर से कह रही हूँ, 20 तक एटॉमिक नंबर बाय हार्ट कर लेना, ठीक है। सो नेम 3 एलिमेंट्स that have a single electron in their outermost shells, 2 elements that have 2 electrons in their outermost shell, 3 elements with filled outermost shells, ठीक है। So 3 elements that have a single electron in their outermost shells, तो बाहर के शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो। सो कौन से 3 एलिमेंट्स हैं? सो 3 एलिमेंट्स आर, सो जिनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 हो, ठीक है। सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सो लिथियम है 3, एटॉमिक नंबर 3 है 2,1, सोडियम है 11, 2,8,1, पोटेशियम है 19, 2,8,8,1, ठीक है। सो आप देख सकते हो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है एंड इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो 3 एलिमेंट्स विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद फिर है 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो मैग्नीशियम हुआ, ठीक है। एटॉमिक नंबर या मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसलिए 282। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इसलिए 2,8,8,2, ठीक है। सो ये है 2 इलेक्ट्रॉन्स वाले। 3 एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, फिल्ड मतलब लास्ट में 8 हो, मतलब कंप्लीटली फिल्ड हो, या 2 भी हो सकता है। हीलियम के केस में आपको पता है, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंप्लीटली फिल्ड और बाकियों में 8। सो हीलियम एटॉमिक नंबर 2, फिर नियॉन है 10, 2,8, आर्गन है 18, 2,8,8, ठीक है। सो इस तरह से ये 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो सिंगल इलेक्ट्रॉन ये है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन और फिर ये है फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट। सो ये था हमारा क्वेश्चन 10, दैट वाज अ रियली इजी क्वेश्चन।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मतलब आपके पास, आप अगर एटॉमिक नंबर याद कर गए हो और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लगता है, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल समझ लेते हो, सो ये क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप कहोगे मैम रहा क्या, सब तो बोल दिया कि ये भी कर लो ये भी कर लो, करना पड़ेगा, केमिस्ट्री है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। So this is your next question. Lithium, sodium and potassium are all metals that react with water. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Lithium, sodium, potassium are all metals that react with water to liberate hydrogen gas. Lithium, sodium, potassium सारे metals जो हैं water से react करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। Is there any similarity in the atoms of these elements? तो क्या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के एलिमेंट्स में कुछ सिमिलैरिटी है? Second, helium is an unreactive gas and neon is a gas of extremely low reactivity. What if anything do their atoms have in common? So यहाँ पे भी दो क्वेश्चंस हैं आपके। पहला क्वेश्चन बोल रहा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सारे मेटल्स हैं जो वाटर से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। अच्छा, एक चीज कॉमन है तो तीनों में आप देखोगे तो लिथियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसकी एटॉमिक नंबर 3 होती है 2,1। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8,1। ठीक है, सो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट्स? सो कोई सिमिलैरिटी है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। अब देखो, हीलियम जो है वो बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव गैस है और नियॉन जो है वो गैस है जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। सो व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन? सो क्या कॉमन है? अच्छा, सो पहले वाले का आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई लिबरेट इज देयर एनी सिमिलैरिटी? तो सिमिलैरिटी क्या है? तो यही सिमिलैरिटी है। ठीक है, मैंने बोली दी कि इनके एटॉमिक नंबर सेम है, जो मैंने बोला वही एक्चुअली उनकी सिमिलैरिटी है। ठीक है, मतलब कहीं पे भी एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फंडा डाल ही देने का। सेकंड है हीलियम। सो हीलियम इज एन, तो हीलियम जो है अनरिएक्टिव गैस है और नियॉन जो है गैस है जिसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल कम है। सो व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव, देखो हीलियम जो है 2 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन है उसका एटॉमिक नंबर 10 है, सो 2,8। तो कह रहा है दोनों में कॉमन क्या है? सो फिर से दोनों में वही चीज कॉमन है कि दे बोथ हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल्स। मतलब जहां भी कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको चले जाने का, देखो आंसर उसी में ही मिल रहा है। मेरे ख्याल से मैंने अभी तक ये पेज 90 पे तो जो भी मैंने डिस्कस करा है, जो भी इंटेक्स क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, सब में यही फंडा लगा है भाई, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये तो कॉमन सेंस है कि भाई देखो 2 है, आपको पता है हीलियम में तो 2 में ही वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है एंड नियॉन है ऑब्वियसली 8 में फिल्ड है। सो दिस इज, दे बोथ हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंटेक्स क्वेश्चन ही है, पेज 90 पे ही है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स? सो पहले 10 एलिमेंट्स जो होते हैं, उनमें से मेटल्स कौन है? सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कौन है फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में? सो पहले 10 एलिमेंट्स में मेटल्स कौन है? सो मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स आर लिथियम एंड बेरिलियम। सो लिथियम एंड बेरिलियम, मतलब ये क्या कर सकते हैं, ये मेटल पता है कौन होते हैं? मेटल जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिथियम है 3 एटॉमिक नंबर, सो 2,1, सो 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट, वो लूज कर सकता है, मतलब उसकी टेंडेंसी बहुत अच्छी है लूज करने की। बेरिलियम है, सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। सो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2 हुआ, सो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आराम से लूज कर सकता है। ठीक है, सो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये मेटल्स हैं पहले 10 एलिमेंट्स के। ठीक है, सो लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, मतलब पहले 10 एलिमेंट्स की बात कर रहा है, बहुत क्लियर, मतलब आप समझो वो क्या पूछ रहा है। पहले 10 एलिमेंट्स में आपसे मेटल्स मांग रहा है।
सो मेटल्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। सो पहले 10 तो पता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अच्छा 13th, बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड हैव एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ ये Ga, Ge, As, Se एंड Br। सो इन सब के जो आप ये सब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से सबसे ज़्यादा मेटल कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा मेटल की क्वालिटीज़ किसके अंदर है। तो मेटल कौन होता है? आपने अभी भी पढ़ा, जो लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर सकता है, वो मेटल होता है। ठीक है, फिर मतलब कम लूज करता है, कम मेटल वैसा। सो ये सारे एलिमेंट्स इन्होंने दिए हैं, Ga, Ge, As, Se, Br। तो कह रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो कि कौन ये कहाँ प्लेस हो रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको तो एग्जाम में नहीं दी जाएगी, वो आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो कह रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो और बताओ कि भाई देयर पोजीशन इन द मॉडर्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड हैव एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे ज्यादा मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? सो देखो पहले तो ये जो इन्होंने एलिमेंट्स दिए हैं ये सारे सेम पीरियड के, एक ही पीरियड के, पीरियड मतलब रो, सारे एक ही रो के हैं, Ga, Ge, As, Se, Br। ठीक है, सो जब ये एक ही रो के हैं, सो जैसे ही आप जो है लेफ्ट से राइट जाते हो, जो साइज होती है डिक्रीज होती जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, साइज डिक्रीज होती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती जाती है। मतलब ये जल्दी लूज करेगा, ये थोड़ा देर से ऐसे। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती जाती है, सो मेटेलिक कैरेक्टर भी कम होता जाता है। मतलब इसके पास ज्यादा, ये आराम से लूज कर सकेगा, इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इसके पास फिर कम होता जाता है। ठीक है, सो मतलब इन्होंने ये बिल्कुल सीक्वेंस में ही दिया है। सो Ga है, Ga का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, फिर Ge का उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। ठीक है, सो मोस्ट मेटेलिक, लीस्ट मेटेलिक, सो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, thus Ga possesses मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, मतलब जब सेम रो में होते हैं, सेम रो में होते हैं, सो उनके जो ऑर्बिट्स हैं वो एक जितने होते हैं। ठीक है, पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, सो द अबव गिवन एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम पीरियड, एक ही पीरियड के हैं। लेफ्ट से राइट जाएंगे, साइज डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज होता जाएगा इंक्रीज, सच टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज। सो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी और मेटेलिक कैरेक्टर एलिमेंट का कम हो जाएगा। ठीक है, सो मोस्ट मेटेलिक और ये है लीस्ट मेटेलिक, thus Ga possesses मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, सो ये तो थे हमारे सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आपकी NCERT एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। सो ये चैप्टर पूरा का पूरा है इस बार आपके बोर्ड्स में, सो कोई चिंता नहीं है, ढूंढने नहीं पड़ेंगे कौन से क्वेश्चन हैं, नहीं है, हमको सब करने हैं। सो आपकी जो NCERT एक्सरसाइज है, बैक एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, ये है पेज 91 पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statements is not a correct statement about the trends when going from left to right across periods of periodic table? अच्छा, कह रहा है ट्रेंड्स मतलब कुछ रियलिटीज जो हमने पढ़ी हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड को मद्देनजर रखते हुए, पीरियड के हिसाब से जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनमें से कौन सी बातें सच नहीं हैं। अच्छा, अब पीरियड की बात हो रही है, एक बात तो अभी आप पढ़ के आए, अभी जो आपने इन टेक्स्ट के अंदर एक क्वेश्चन देखा पेज 90 पे, उसमें था कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो सो साइज डिक्रीज होती जाती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है पीरियड के अंदर, और फिर इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी कम होती जाती है और मेटेलिक कैरेक्टर भी कम हो जाता है। ये सब आपने अभी पढ़ा। सो अब ये 4 स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सच्चा नहीं है पीरियड्स के हिसाब से। फर्स्ट, द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर, एलिमेंट्स कम मेटेलिक होते जाते हैं, ये तो सच बात है, अभी देखी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, ये भी सच बात है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, मतलब लेफ्ट से राइट जाते जाते इलेक्ट्रॉन्स आराम से लूज करते हैं, सो ये तो गलत बात है। क्यों?
क्योंकि जैसे जैसे आगे जाते हैं पीरियड में, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, सो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। उल्टा डिफिकल्टी होगी ना, आगे बढ़ेंगे डिफिकल्टी होगी, ठीक है। ये बोल रहा है इजीली, ठीक है। सो ये इसने गलत चीज बोली, थर्ड वाली। फोर्थ, द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, जो जैसे जैसे आगे जाएंगे ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएंगे। सो दैट इज़ अ ट्रू थिंग। क्या मुझे थर्ड नंबर मिल गया कि भाई वही स्टेटमेंट फिट बैठ रहा है, तो फोर्थ में पढ़ूँ भी क्यों, पर पढ़ लेते हैं भाई। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, हाँ ये सच बात है। सो थर्ड वन इज द रॉन्ग थिंग। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, hence the nuclear charge increases. With the increase of nuclear charge, the force binding the electron increase, therefore atom lose the electrons with more difficulty and not easily. Simply आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बढ़ते जाते हैं, तो आराम से लूज नहीं कर सकते। अगर उसको प्रॉपर इसी लैंग्वेज में लिखना है तो लिख सकते हैं कि भाई लेफ्ट से राइट जाते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाता है, और जो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो जो एटम है वो लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को विद मोर डिफिकल्टी। क्वेश्चन 2, एलिमेंट एक्स। अच्छा ये वाले ये क्वेश्चंस जो हैं स्कूल के काफ़ी टीचर्स के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, ठीक है, एलिमेंट एक्स वाले। सो थोड़ा सा इसमें नॉलेज भी चाहिए आपको। सो एलिमेंट एक्स फॉर्म्स ऑफ क्लोराइड विथ फॉर्मूला XCl2। एक्स कोई ऐसा एलिमेंट है जो क्लोरीन के साथ ये फॉर्मूला बना रहा है, विच इज सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक्स वुड मोस्ट लाइकली टू बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज। सो एक्स सॉलिड है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है। सो कह रहा है कि वो जो एक्स है वो एक्स वुड मोस्ट लाइकली टू बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज। सो किसके साथ होगा एक्स? देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ देखो Cl2 लिखा हुआ है। देखो जब भी फॉर्मूला सेट करते हो, देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्स, देखो लिखा हुआ है XCl2, ठीक है। सो ये जो 2 है, ये जो 2 है ये x का होगा, मतलब ये x की वैलेंसी 2 होगी, ठीक है, और Cl की वैलेंसी यहाँ 1 है, 1 होगी, ठीक है। सो अब x की वैलेंसी क्या होगी? 2। सो बताओ x की वैलेंसी 2 कब है? बताओ यहाँ पे। सोडियम की वैलेंसी 2 है? नहीं, उसकी 1 होती है। उसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,1। सो ये देखो मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। सो यस मैग्नीशियम, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। सो द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड इज XCl2, दैट मीन्स द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट x इज 2। इसकी वैलेंसी 2 होगी क्योंकि ये 2 है। द एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 2 विल बी प्रेजेंट इन ग्रुप 2, ग्रुप 2 में ही होगा। सो मैग्नीशियम बिलोंग्स टू द ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, विच एलिमेंट्स हैज, कौन से एलिमेंट्स A 2 shells both of which are completely filled with electrons, B the electronic configuration 2,8,2, C। अच्छा ये आपको 1 वर्ड में आंसर करना है, ठीक है। सो ये सारे पढ़ के एक एक शब्द में आंसर करने हैं। सो हम एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक एक का आंसर करते हैं। सबसे पहले 2 shells both of which are completely filled with 2 electrons। 2 शेल हैं और दोनों completely filled हैं। कौन सा ऐसा एलिमेंट है? सो कौन से ऐसे 2 एलिमेंट हैं जिनके 2 शेल्स हैं और दोनों जो हैं उसके फिल्ड हैं शेल्स। सो नियॉन, ठीक है, एक नियॉन है और अच्छा वो आपसे एलिमेंट्स के नाम नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके दोनों शेल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो ऑब्वियसली नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, ठीक है। उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। सो आंसर क्या लिखोगे? नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो आप नियॉन का दे सकते हो। भाई नियॉन का एटॉमिक नंबर 12 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है। सो आउटर मोस्ट शेल फिल्ड है। सो आंसर है नोबल गैसेस। कौन से एलिमेंट्स के दोनों शेल्स फिल्ड होते हैं? सो नोबल गैसेस। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। कौन सा एलिमेंट है? सो वो है मैग्नीशियम, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर थर्ड पूछ रहा है विच एलिमेंट्स हैज टोटल ऑफ 3 शेल्स विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स वैलेंस शेल।
सो कौन सा एलिमेंट है जिसके टोटल 3 शेल्स हैं? टोटल 3 शेल्स हैं। सो ये 1 2 3 टोटल 3 शेल्स हैं और विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 2,8,4 कौन 2 8 4 है? सो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। सो सिलिकॉन है इसका आंसर, क्योंकि 3 शेल्स तो सिलिकॉन के होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सिलिकॉन। ठीक है, ये मैग्नीशियम, ये सिलिकॉन। विच एलिमेंट्स हैज दी अ टोटल ऑफ 2 शेल्स, टोटल 2 शेल्स ही हैं विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल्स, यहाँ पे 3 हैं। सो 2,3 कौन होता है? 2,3 2 + 3 5। सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। सो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। सो बोरॉन, ये बोरॉन होगा। ठीक है, ये मैग्नीशियम, ये सिलिकॉन, ये बोरॉन। फिर विच एलिमेंट्स हैज ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल्स? क्या बोल रहा है? कौन से एलिमेंट्स में विच एलिमेंट्स हैज ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड शेल, मतलब सेकेंड शेल में इसके डबल इलेक्ट्रॉन्स हैं कंपेयर टू फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल से इसके सेकेंड शेल में डबल इलेक्ट्रॉन्स हैं। डबल क्या होता है? मतलब 2 हो तो 4। सो 2 4 कौन है? 2,4 ये हुआ। 2 + 4 क्या हुआ? 6 कौन है? कार्बन। ठीक है, सो विच एलिमेंट्स हैज 2 शेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स? तो वो नियॉन है। ठीक है, नियॉन, या आप उसको नोबल गैसेस भी बोल सकते हो। एलिमेंट्स के नाम लिखना है तो नियॉन। फिर 2 मैग्नीशियम, 3 शेल्स हैं। सिलिकॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 शेल्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बोरॉन है। ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल है, तो वो कार्बन है। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरॉन हैव इन कॉमन? सो अगर एक ही कॉलम में है, बोरॉन के साथ और भी एलिमेंट्स एक ही कॉलम में है या एक ही ग्रुप में है, तो क्या प्रॉपर्टीज हैं उन सब की? व्हाट प्रॉपर्टी टू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ इज एस फ्लोरीन? अगर फ्लोरीन है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? सो बोरॉन जो है, बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कैसे? बोरॉन के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, मतलब बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। सो 2,3 है। सो बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फिर से पीरियोडिक टेबल खोल लो अगर आपको नहीं हो रहा, मतलब 3 है। तो अगर आप मतलब नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमने पहले करा है, जस्ट वो वाले लेक्चर में चले जाओ, मैंने पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से समझाई थी। बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 2,3, तो 3 मतलब 13। ठीक है, ग्रुप 13। All elements of the group 13 in which boron is present has 3 electrons in their valence shell. तो ऑब्वियसली उसके ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स होंगे सब में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। ग्रुप में क्या होता है? सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। उसी तरह से फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,7। मतलब ये कौन से ग्रुप में? ग्रुप 17। सो ये ग्रुप 17 है ऑफ द पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 17 है। सो ऑब्वियसली इसके इलेक्ट्रॉन्स, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबके इलेक्ट्रॉन्स 7 ही होंगे। ठीक है, सो कह रहा है बोरॉन, अगर बोरॉन के ग्रुप की क्या खासियत है? तो बोरॉन के ग्रुप की ये खासियत है क्योंकि बोरॉन ग्रुप 13 में है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 होंगे जो भी उसके ग्रुप में होगा। फ्लोरीन की क्या खास बात है? सो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब वो ग्रुप 17 में है, मतलब इसके ग्रुप में जो भी होगा उस सबका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, पर अगर टेबल नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं समझे और ढंग से एटॉमिक नंबर नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, तो प्रॉब्लम है। प्लीज़ वो समझ लेना। मैंने पहले भी लेक्चर भेजा है, नहीं हो तो मेरे से मांग लेना। जस्ट कॉल मी, मैसेज मी, आई विल सेंड यू। 5th नंबर देखें। एन एटॉमिक नंबर हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। सो एक एटॉमिक नंबर है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। अच्छा, ये कौन सा एलिमेंट हुआ? सो ये 2,8,7 वाला कौन सा एलिमेंट हुआ? ये हुआ हमारा क्लोरीन हुआ ना, ये हमारा। सो एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7।
सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? सो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर होगा 17, प्लस कर दो तो हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,7 है, एटॉमिक नंबर मांग रहा है। सो 2,8 2 + 8 + 7 कितना हुआ? 17। सो 17। दूसरा क्या बोल रहा है? टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर? ये किनके सिमिलर होगा बताओ? नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के सिमिलर होगा, फ्लोरीन के सिमिलर होगा, फास्फोरस के सिमिलर होगा, आर्गन के सिमिलर। किसके सिमिलर हो? तो देखो इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो फ्लोरीन 9 है तो 2,7, सो फ्लोरीन से सिमिलर होगा। ठीक है, सो क्या लिखोगे? इट विल बी सिमिलर टू फ्लोरीन। इट विल बी सिमिलर टू फ्लोरीन बिकॉज लाइक फ्लोरीन इट ऑल्सो कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, फ्लोरीन के सिमिलर होगा क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्वेश्चन 6, द पोजिशन ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B एंड C इन पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। ठीक है, सो 3 एलिमेंट्स की पोजीशन A, B, C, 3 एलिमेंट्स की पोजीशन दिखाई गई है। ग्रुप 16 में यहाँ B लिखा गया, ग्रुप 17 में यहाँ A, यहाँ C। अच्छा, ग्रुप 16 है मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ग्रुप 17 है मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्टेट वेदर A इज अ मेटल और नॉन मेटल। सो A मेटल है कि नॉन मेटल है? ये जो A है मेटल है कि नॉन मेटल है? सो देखो, क्योंकि ये 17 ग्रुप में है, ग्रुप 17 में है मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना बहुत डिफिकल्ट है, और जो लूज करता है वो मेटल होता है, जो लूज नहीं करता है वो नॉन मेटल होता है। सो इसका मतलब ये नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसके इस ग्रुप 17 है मतलब इसके बाहर के इलेक्ट्रॉन्स में, बाहर के ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, जो लेता है वो होता है नॉन मेटल। ठीक है, सो ये नॉन मेटल होगा। सो ये नॉन मेटल होगा। बी, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। सी ज्यादा रिएक्टिव होगा ए के कि कम रिएक्टिव होगा? सो क्योंकि सी ए से नीचे है, सी लाइज बिलो ए और एक ही ग्रुप में है। सो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो साइज बढ़ती जाती है। सो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है, रिएक्टिविटी है, वो कम हो जाती है। सो सी लेस रिएक्टिव है, मतलब जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम हो जाती है, सो वो कम रिएक्टिव है। ये आपने ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था। सो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हैं रिएक्टिव कम होता जाता है, रिएक्टिविटी कम होती जाती है। विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी? क्या ये बी, यहाँ देखो ये बी है, बी है। सो बी क्या बोल रहा है? विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी? सी कह रहा है सी क्या बड़ा होगा साइज में कि छोटा होगा? सो देखो सी और बी दोनों एक ही पीरियड में है, सी और बी दोनों एक ही पीरियड में है, और जो सी है वो बी से छोटा होगा। ठीक है, सी क्या होगा? बी से छोटा होगा। सी स्मॉलर देन बी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाती है। लेफ्ट से राइट जाते जाते एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाती है। सो इसीलिए सी क्या होगा? सी होगा स्मॉलर। ठीक है, सो सी इज स्मॉलर देन बी। नेक्स्ट है डी, विच टाइप ऑफ आयन कैटायन और एनायन विल बी फाउंड बाय ए? ए क्या बनाएगा? कैटायन बनाएगा, एनायन बनाएगा। सो देखो 7 है, सो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब क्या हो जाएगा? वो लेगा तो क्या होगा? अगर देते हैं तो क्या हो जाते हैं? लेते हैं तो क्या हो जाते हैं? नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज का मतलब होता है एनायन। ठीक है, क्योंकि लेगा ना, 7 है तो वो लेगा। ठीक है, मतलब बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आप थोड़ा सा लॉजिक के साथ चलो। देखो ग्रुप 16 है 2,8,6, ग्रुप 17 है 2,8,7। वेदर ए इज मेटल नॉन मेटल? सो सीधी सीधी बात है, 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या होगा? नॉन मेटल। सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए? सी ज्यादा रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी हो जाती है कम। सो सी जो है सी लेस रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी कम होती जाती है। सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी? सो सी बड़ा है कि छोटा है? सो सी होगा छोटा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, पीरियड्स हैं। तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है तो साइज भी ऑब्वियसली साइज ही डिक्रीज हो रही है।
फिर इसके बाद बोल रहा है विच टाइप ऑफ आयन कैटन एन विल बी फाउंड बाय। ऑब्वियसली ए क्या कर रहा है, ए करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो लेगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव मतलब एनआईएन। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये रही। आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, आप ऐसे एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो, वो बहुत ही सिंपल चीजें हैं। ठीक है, सो दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन ए बी सी। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन क्या लिखनी पड़ेगी, आप ये एक्सप्लेनेशन लिख लेना ए बी सी डी। अच्छा, नेक्स्ट है नाइट्रोजन 7th। So nitrogen atomic number 7 and phosphorus atomic number 15 belong to group 15 of periodic table. Obviously 2,5 है, वो 2,8,5 है। Write the electronic configuration of these two elements which will be more electronegative and why. So electronic configuration तो आती है, मैंने पहले ही बोल दी। अच्छा, अब आपसे एक सवाल पूछ रहा है which will be more electronegative and why. So कौन ज़्यादा electronegative होगा और क्यों? So N will be more electronegative than P as electronegative decreases going down the group. So जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। मतलब ये जितना इजीली गेन करेगा वो थोड़ा कम, वो थोड़ा कम, वैसे सो डिक्रीज होती जाती है। सो नाइट्रोजन ऊपर आएगा ग्रुप में और फॉस्फोरस आएगा नीचे। सो N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आप देखना N ऊपर है और फॉस्फोरस नीचे। 8th नंबर देखते हैं। How does electronic configuration of an atom relate to its position in the modern periodic table? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एटम की पोजीशन का क्या लेना देना, उसी से ही तो सारा लेना देना है। So from the electronic configuration group number and period number are determined. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही ग्रुप नंबर, एटॉमिक नंबर लिखे गए हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टेल्स अस द ग्रुप नंबर। सो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो ग्रुप नंबर। जैसे ऐसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। अच्छा, कह रही एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ लो, इतना ही लिखना बहुत हुआ। मतलब जैसे Na का एटॉमिक नंबर है 11, सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,1। सो उसके एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, सो इसलिए ग्रुप 1 में है। और फिर नंबर ऑफ शेल्स इन इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेल अस द पीरियड। जैसे Na के 3 शेल्स हैं, K, L, M, तो वो 3rd पीरियड में है। ठीक है, सो ये खैर ये तो एग्जाम्पल्स हैं। मेन इतना ही लिखना है हमें कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही सब कुछ डिसाइड होता है, पोजीशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हमने ग्रुप नंबर, पोजीशन नंबर लिखे हुए हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ग्रुप नंबर लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9, so in the modern periodic table calcium atomic number 20 is surrounded by elements with atomic numbers 12, 19, 21, 38. Which of these have physical chemical properties resembling calcium? So calcium के आजू बाजू जो हैं 12, 19, 21, 38 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स होते हैं। तो बताओ किनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैल्शियम जैसी हैं। सो यहाँ सबके पहले आप लिख दो 12, 19, 21, 38 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। सो सबका आपने लिख दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही केमिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, स्कैंडियम, स्ट्रोंशियम। खैर आपको नाम ना पता हो तो चलेगा, यहाँ तो भाई नाम लिखते तो भी चलता, नहीं लिखते, मेन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी। ठीक है, सो आप क्या लिख सकते हो, किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है कैल्शियम से किसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। सो तो यहाँ देखो कैल्शियम की क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो किसके केमिकल प्रॉपर्टी सेम हुई, मैग्नीशियम की, मतलब 12 एटॉमिक नंबर वाले की और 38 नंबर एटॉमिक नंबर वाले की केमिकल प्रॉपर्टी सेम हुई। क्यों, क्योंकि कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी 2 हैं, इसके भी 2। मैं फिर से बोल रही हूँ, नाम जरूरी नहीं है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही आंसर करना है। ठीक है, सो ये देखो, from the electronic configuration written above we can see that element with atomic 12 and 38 have 2 electrons in their last shell, so they will resemble। सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ही देने का बेस्ट। अच्छा, 10th में देखो, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का डिफरेंस बिटवीन लिखना है। सो ये है उसका डिफरेंस बिटवीन। सो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मेंडलीव मॉडर्न दोनों इंपॉर्टेंट हैं, हम मॉडर्न फॉलो करते हैं। खैर, सो दोनों का डिफरेंस, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, यहाँ एटॉमिक नंबर। इसके हैं 6 पीरियड्स 8 ग्रुप्स, इसके हैं 7 पीरियड्स 18 ग्रुप्स। इस इनर्ट गैसेस आर एब्सेंट, इनर्ट गैसेस के लिए कॉलम ही नहीं है और यहाँ पे इनर्ट गैसेस हैं।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नॉट सेपरेटेड, यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्रेजेंटेड इन सेपरेट ग्रुप। यहाँ पे ये खैर ये वाला पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिखना, वरना आप अभी पर तो भी lengthenoids, acetonoids आर एब्सेंट, पोजिशन ऑफ एलिमेंट, पीरियड एंड ग्रुप नंबर आर अनप्रिडिक्टेबल। सो यहाँ अनप्रिडिक्टेबल है, और यहाँ these are present at the bottom of the table. Lanthanoids और acetonoids नीचे नीचे हैं। From electronic configuration group number, period number can be easily predicted. यहाँ ग्रुप नंबर पीरियड नंबर का कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप लिख सकते हो। So this was the total lecture. Just write each and everything very 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 properly. Very interesting chapter. सारा कॉन्सेप्ट मॉडर्न पीरियडिक टेबल पे है, 20 एलिमेंट्स पे है। जस्ट पहले तो वो अच्छे से कर लेना, इसके बाद ये सारा एक एक चीज अच्छे से लिखना। सो दिस इज मी और ऋषिका मैम रिक्वेस्टिंग यू नॉट टू स्किप अ सिंगल थिंग, राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। थैंक यू।